हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे दर्शन का विकास और उसके बाद हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे। फिर इसी क्लास के साथ जो है हमारा प्राचीन भारत ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आगे हम देखेंगे मध्यकालीन भारत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दर्शन का विकास। दर्शन का विकास क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे जीवन के जो हैं मेन 4 लक्ष्य बताए गए हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है दर्शन का विकास हुआ है। और जीवन के जो 4 लक्ष्य हैं वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी सामाजिक नियम व्यवस्था, अर्थ यानी आर्थिक संसाधन, और काम से अभिप्राय है हमारा जो शारीरिक सुख भोग या जिसे प्रेम कहते हैं। और मोक्ष है यानी मोक्ष प्राप्ति, आत्मा का उद्धार करना। ओके, तो इन 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है दर्शन का विकास हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन से दर्शन हैं। 6 दर्शन हैं। कौन कौन से हैं? ये है सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, और 5th है मीमांसा दर्शन और वेदांत। मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। चलिए एक एक करके देखते हैं। जो सांख्य दर्शन है इसके जो प्रवर्तक है, प्रतिपादक है, वो है कपिल मुनि या फिर महर्षि कपिल। और सांख्य दर्शन का जो आधार ग्रंथ है वो है सांख्य सूत्र। सांख्य दर्शन में बताया गया है कि जो सृष्टि के लिए देव शक्ति के अस्तित्व को इसमें नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो जगत की उत्पत्ति है वो ईश्वर से नहीं बल्कि पृथ्वी से होती है। ओके, तो ये आरंभ में तो सांख्य दर्शन भौतिकवादी था, परंतु बाद में जो है इससे ये आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गया। ओके, फिर आता है हमारा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में जो है तर्क शास्त्र को बताया गया है। ओके, इसमें तर्क के आधार पर मोक्ष को प्राप्त करने, मोक्ष को की प्राप्ति संभव बताई गई है। ओके, फिर योग आता है। और जो न्याय दर्शन के प्रतिपादक है वो है अक्षपाद गौतम, और इनका जो आधार ग्रंथ है वो है न्याय सूत्र। ओके, फिर आता है हमारा योग। योग के जो प्रतिपादक हैं वो है पतंजलि, और इनका आधार ग्रंथ जो है योग सूत्र। योग में जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान और शारीरिक साधना का बताया गया है। और योग में जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को और कामेंद्रियों को कंट्रोल करके जो है योग में मोक्ष प्राप्ति का जो है मार्ग बताया गया है। और इसमें व्यायाम, प्राणायाम या फिर श्वास के लिए व्यायाम, ये सब जो हैं योग करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये योग में बताया गया है। ओके, उसके बाद जो है चौथा वैशेषिक। इसके प्रतिपादक हैं कणाद या आलोक, और इनका जो आधार ग्रंथ है ये है वैशेषिक सूत्र। और इसमें वैशेषिक दर्शन में जो है परमाणुवाद की स्थापना की गई है।
और इसी से जो है भारत में भौतिक शास्त्र आरंभ हुआ है। ओके, मतलब इसमें क्या है कि जो जनरल और स्पेसिफिक चीज़ों के बीच ये डिफरेंस बताता है, सामान्य और विशेष के मध्य ये अंतर करता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे पृथ्वी, जल, वायु और आकाश के मेल से जो है नई वस्तुएं निर्मित होती हैं। ये हमारे वैशेषिक दर्शन में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा मीमांसा दर्शन। इसके जो प्रतिपादक हैं ये हैं जैमिनी, और इनका जो आधार ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र। इसमें बताया गया है कि जो मीमांसा का जो अर्थ है, इसका अर्थ ही है तर्क करना और अर्थ लगाना। और इसमें वेदों को ही जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए बताया गया है। और वेद में इसमें ये बताया गया है कि जो वेद में कही गई बातें हैं वो सदा सत्य है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें यज्ञ भी करना चाहिए, ये भी मीमांसा दर्शन में बताया गया है। और लास्ट है हमारा वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के जो प्रतिपादक है ये हैं वादरायण, वेदव्यास जी, और इसका जो आधार ग्रंथ है वो है ब्रह्म सूत्र। वेदांत का अर्थ क्या है? वेदों का अंत। इसमें जो हुए हैं लेखक, इसमें बताया गया है कि जो शंकर है उन्होंने बताया गया है कि ब्रह्म निर्गुण है, और रामानुज ने बताया है कि जो है ब्रह्म है सगुण है। और शंकर ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति के लिए बताते हैं, और जो रामानुज है ये भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। ये सब हमें वेदांत में बताया गया है। और वेदांत जो हमारा दर्शन है, इस दर्शन के अनुसार जो है ब्रह्म ही सत्य है, और जो बाकी वस्तुएं हैं वो अवास्तविक है। और आत्मा और जो ब्रह्म है वो दोनों सेम है। जो आत्मा और ब्रह्म है वो सेम है, इसीलिए जो आत्मा को पहचान लेता है, यानी अपने आप को पहचान लेता है, वो उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। ये हमें वेदांत में बताया है। और ब्रह्म और आत्मा दोनों अविनाशी है। ओके, ये थे इसमें क्या दिया गया है दर्शन में, ये था। लेकिन आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इनका जो आधार ग्रंथ क्या है और इनके प्रतिपादक कौन है। या फिर हो सकता है ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि कौन से दर्शन में हमें क्या बताया गया है। ओके, तो ये था विकास, दर्शन का विकास। फिर आगे हम देखते हैं MCQ देखेंगे हम आगे। ओके, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्न में से क्या नहीं मिला है? क्या नहीं मिला है? नालियाँ एवं कुएं, दुर्ग, धान्यागार या फिर शिखर सहित मंदिर। तो क्या नहीं मिला है? शिखर सहित मंदिर, डी आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुकस या ईशावास्य उपनिषद। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ओके, किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्न में से कौन से पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? किस पालतू जानवर के साक्ष्य नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता का जो टेराकोटा था तो वहाँ पे हमें गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ओके, आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आर्यभट्ट और बारामिहिर ये नाम किस युग से संबंधित है? ये महान वैज्ञानिक थे, तो ये किस युग से संबंधित है? अभी हमने एक दो वीडियो पहले ही पढ़ा, एक दो क्लास पहले ही पढ़ा था हमने एक वीडियो में ये। तो चलिए बताइए, गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या फिर पाल वंश? ये गुप्त वंश से संबंधित थे। ओके, किससे संबंधित थे ये? गुप्त वंश से संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर कनिष्क? ये कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राजकुमार एलारा ने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। वह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित है? चोल, चेर, पांड्य या फिर पल्लव? ये चोल से संबंधित था। किस राजवंश से संबंधित था? चोल से संबंधित था ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जो गंधार कला शैली है किस काल में विकसित हुई थी? तो किस काल में विकसित हुई थी ये? गुप्त काल, मौर्य काल, सातवाहन, कुषाण? तो जो गंधार कला शैली है ये कुषाण काल में विकसित हुई है। ओके, किस में हुई है गंधार कला शैली? कुषाणों के काल में ये विकसित हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। देवनम प्रियदर्शी के नाम से कौन शासक जाना जाता है? जब हमने मौर्य युग पढ़ा था तो उसमें हमने ये किया था। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी प्राचीन इतिहास से रिलेटेड लास्ट क्लास है। इससे पहले बाकी की सब हो गई है। ओके, चलिए देखते हैं। देवनम प्रियदर्शी किसे जाना जाता था इस नाम से? तो इस नाम से अशोक को जाना जाता था। किसे जाना जाता था? अशोक। आंसर क्या होगा हमारा? अशोक। नेक्स्ट देखते हैं। एलोरा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य, शुंग, राष्ट्रकूट या फिर पल्लव? तो जो एलोरा मंदिरों का निर्माण करवाया है वो राष्ट्रकूटों ने करवाया है। ओके, किसने करवाया है? राष्ट्रकूट ने करवाया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से भारत में सबसे पहले कौन आया था? अल्बरूनी, फायान, वेनसांग, मैग्नीज? तो हमने देखा था शुरू की क्लासेस में, अल्बरूनी अरबी लेखक था, फायान और वेनसांग जो है ये हमारे थे चीनी लेखक, और जो मैग्नीज था ये यूनानी था। तो सबसे पहले कौन आया है? फायान 399 ईस्वी में आया था, और जो वेनसांग है ये 629 ईस्वी में आया था। तो जो मैग्नीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है वो 322 से ईस्वी पूर्व से 228 ईस्वी पूर्व है।
तो हमारा आंसर होगा डी, मेगास्थनीज आया था सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम इलाहाबाद के स्तंभ लेख में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो इलाहाबाद के जो स्तंभ लेख में है वो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया है? तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का किया गया है? सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा? तो आंसर होगा हमारा तांबा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो जो चीनी यात्री फायान है ये भी हमने पीछे की क्लासेस में अच्छे से देखा है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या फिर इन सब से। तो सिंधु घाटी के लोग जो हैं पक्की ईंटों से अपने मकान बनाते थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी पानीपत, तराइन, झेलम, हाइडसपस। तो कहाँ हुई थी? सिकंदर जो है भारत आया था 326 ईस्वी पूर्व में। तो जो इसका सबसे पहले यहाँ पे युद्ध हुआ था वो पंजाब के राजा पोरस से हुआ था। तो ये हाइडसपस में हुआ था। कहाँ हुआ था? हाइडसपस में हुआ था। ओके, हाइडसपस। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा? ओके, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुआ है? किसमें, कहाँ पे हुआ है ये हमें ब्रह्मगिरी, वुर्जहोम, चिराद या फिर मस्की, कहाँ हुआ है ये वुर्जहोम से हुआ है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त वुर्जहोम से हुआ है। ये कश्मीर में है। तो जो वहाँ की स्थानीय भाषा है वहाँ पे वुर्जहोम का अर्थ क्या है? वुर्जहोम का अर्थ है वहाँ पे प्लेस ऑफ विर्च। कहाँ हुआ है? क्या नाम है? PLACE, प्लेस ऑफ विर्च, VIRCH आप लिख लेंगे ये। ओके, तो ये कब प्राप्त हुआ था? ये 1935 में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता किससे संबंधित थी? प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से? जो सिंधु सभ्यता थी ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे संबंधित थी? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित थी। आंसर हमारा बी होगा। ये जो टाइम पीरियड है सिंधु सभ्यता का 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी जो कि इससे आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। और जो ये हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता है इसके कालक्रम के अनुसार ये मेसोपोटामिया सभ्यताओं की, मेसोपोटामिया और मिस्र इन सभ्यताओं की ये समकालीन सभ्यता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे
निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो किस में मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख? अंगुत्तर निकाय, मंजिम निकाय, या फिर खुद्धक निकाय, या फिर दीर्घ निकाय? तो ये हमें अंगुत्तर निकाय से मिलता है। कहाँ से मिलता है? अंगुत्तर निकाय। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रज्जुक कौन थे? चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, या फिर गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, या फिर शक सेना के अधिकारी? तो जो ये रज्जुक थे ये मौर्य शासन में अधिकारी थे। क्या थे ये? मौर्य शासन के अधिकारी थे रज्जुक। रज्जुक का काम क्या होता था? उस समय इनका काम जो है राजस्व और न्याय, ये दो चीजें देखते थे रज्जुक। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल, या फिर बुद्ध का नाम, या फिर कला, या फिर बौद्ध ग्रंथ? जो मिलिंद पन्हो हैं ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? विक्रमादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, मंगलेश, या फिर पुलकेशिन प्रथम? तो जो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था ये था पुलकेशिन द्वितीय। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चोलों की राजधानी कहाँ थी? ये हमने अभी 1-2 क्लास पहले भी पढ़ा था। तो चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो उरेयूर थी। कहाँ थी? ऑप्शन सी, उरेयूर। कहाँ थी? उरेयूर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जो सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था ये हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध, या फिर कनिष्क? तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण करवाया है वो अशोक ने करवाया है। ओके, आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन है? कौन सा है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी? जो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है ये राखीगढ़ी है। फ्रेंड्स, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, बस आपका ये रिवीजन है और कुछ एक क्वेश्चन जो वहाँ से स्किप हुए थे तो यहाँ पे कवर किए गए हैं। ओके, अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। त्रिपिटक क्या है? ये सामाजिक समानता का सिद्धांत, जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, या फिर बौद्ध साहित्य? तो त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल, लाइक करना क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।